आज हम इस भाग में आपको टेंस के बारे में बताएंगे। टेंस का मतलब होता है काल। तो टेंस को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है। प्रेजेंट टेंस को 4 भाग में बांटते हैं और पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटते हैं और फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी को कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, अनिश्चित वर्तमान काल। तो देखिए वाक्य की पहचान, हिंदी वाक्य की पहचान क्या होती है। हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ता हूँ, ते हो या ती है आदि अक्षर आते हैं। तो ये हिंदी वाक्य के अंत में आपको मिलेगा। अंग्रेजी वाक्य की पहचान देखिए, अंग्रेजी वाक्य जैसे कि एग्जाम के अंदर टेंस भरना आता है परीक्षा में। तो एग्जाम में क्या होता है कि जब सीधा ही नहीं भरा जाता है, पहले आपको इन एडवर्ब को देखना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश वाक्य की पहचान इंग्लिश से होती है। अगर वाक्य में अंग्रेजी वाक्य के अंदर कहीं भी ऑलवेज, ऑफन, डेली, समटाइम्स, प्रोबेबली, सेल्डम, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, अगर ऐसा लिखा हुआ कहीं भी मिलता है, क्योंकि ऑलवेज मीनिंग हमेशा, ऑफन का अर्थ होता है प्राय या फिर बार बार, डेली का अर्थ होता है रोजाना, और समटाइम्स का अर्थ है कभी कभी, प्रोबेबली का अर्थ है सामान्यतः है यानी शायद, सेल्डम का, ये सेल्डम जो है सेमी नेगेटिव वर्ड होता है, इसका अर्थ है कभी कभार, एवरी मॉर्निंग का अर्थ है प्रत्येक सुबह, एवरी इवनिंग प्रत्येक शाम, एवरी डे प्रतिदिन, एवरी वीक प्रति सप्ताह, एवरी मंथ प्रति महीना और एवरी ईयर प्रति वर्ष। तो ये इसकी हिंदी है। अगर ये वाक्य के अंदर कहीं भी मिलता है तो समझ लीजिएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमों के पालन करते हुए और उसके अनुसार आपको वर्ब भरना होगा। तो मेन वर्ब जो इसमें लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इसमें यूज़ किया जाता है, जैसे गो होता है ना वैसे ही। तो गो मीन जाना। तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट जो है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है। ही पुल्लिंग के लिए और सी स्त्रीलिंग के लिए और इट बेजान वस्तु के लिए। ठीक है, या किसी बेजान वस्तु के लिए या मौसम के लिए या समय बताने के लिए। और अगर मान लीजिए नाम में चले, अगर हम नाउन देखें तो प्रॉपर नाउन में जैसे राम है या फिर सीता है, या सीता है या राम है, जैसे मान लीजिए। ठीक है, सिंगुलर वर्ब अगर मान लीजिए ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर प्रोनाउन है ये। ठीक है, सिंगुलर सर्वनाम है। तो सिंगुलर प्रोनाउन के अंत में सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब लगेगा ना, वर्ब के अंत में अगर एस लिखा है या एस एच आता है या सी एच आता है या एक्स लिखा है या ओ आता है या जेड आता है, अगर ये अक्षर वर्ब के अंत में मिलते हैं तो आप ई एस जोड़ेंगे। अगर आपको ये अक्षर, इतने अक्षर नहीं आते हैं वर्ब के अंत में, अगर आपको नहीं मिलता ये अक्षर, तो आप केवल वर्ब के अंत में एस जोड़ दे तो वर्ब सिंगुलर बन जाएगा। अगर मान लीजिए वाई हो, वर्ब के अंत में अगर वाई हो तथा उससे पहले कंसोनेंट लेटर यानी कि व्यंजन अक्षर आ जाता है, तो वाई को आई में बनाकर आई में बदल दें, वाई को आई में बदल कर ई एस जोड़ दें। ठीक है, और अगर मान लीजिए वाई से पहले अगर वोवल साउंड आता है यानी स्वर ध्वनि का अक्षर कोई आ जाता है, तो वाई के बाद केवल एस लगा दें, क्योंकि वाई को फिर आई में बदलना नहीं है, क्योंकि स्वर होने के कारण। ठीक है, तो अब उसके बाद में फिर प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट में जैसे प्लूरल प्रोनाउन के अंदर हम देखें, आई मिनी मैं, वी मिनी हम, यू मिनी तुम, दे मिनी वे, तो ये के प्लूरल सब्जेक्ट माने जाते हैं। जैसे बॉयज़ है, ये प्लूरल नाउन है। ठीक है, मैन है, ये भी प्लूरल है, पुलिस है, ये भी प्लूरल है, और पीपल है, ये भी प्लूरल है, और चिल्ड्रन है, प्लूरल है। तो इस प्रकार के जो जितने भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन जो भी हैं, तो उनके साथ में हम जो है ये नियम लागू करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि प्लूरल वर्ब जो अपने मूल अवस्था में जब वर्ब होता है, जैसे गो है, तो वो अपने आप में प्लूरल है। ठीक है ना, बेस फॉर्म जो है जैसा वर्ब है वैसे ही। ठीक है, तो बेस फॉर्म समझ गए हो, नहीं समझे हो तो V1 को कहते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में प्लूरल है, ये बहुवचन की क्रिया होती है। तो बहुवचन की क्रिया बहुवचन सब्जेक्ट के साथ लगेगी। तो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर होती है डू या डज। तो डू तो लगना है, डू तो लगेगा, आई वी ही, आई वी यू, दे के साथ में डू लगाना है, या बहुवचन संज्ञाओं के बाद में डू लगाना है। ठीक है, तो सहायक क्रिया। तो अगर मान लीजिए अगर आपका सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, या कोई सिंगुलर नाम है कोई भी, तो आप डज की सहायक क्रिया यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इसके लिए नकारात्मक बनाना है, सीधा ही तो नोट लगता नहीं है वाक्य में, तो नेगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं, नकारात्मक बनाना चाहते हैं, तो डू के साथ में नोट लगेगा, तो डू नोट हो जाएगा। इसका संक्षिप्त करना चाहोगे तो डोंट हो जाएगा। और मान लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ही सी इट के लिए आप लगाना चाहते हो, तो ये डज नॉट लगेगा उसमें। ठीक है, और डज नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, उसके साथ में एस एस नहीं लगेगा, ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, स्ट्रक्चर जो इसके लिए, जो इसकी रचना है, वाक्य की रचना जो है, सब्जेक्ट सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन का यूज होगा यहाँ, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा, अगर है तो ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट के बाद में अगर है तो आप एडवर्ब लगा सकते हो। एडवर्ब कौन से, मैंने ऊपर लिखवाया है आपको, जैसे मान लीजिए डेली है, एवरीडे है, एवरी मॉर्निंग है। ठीक है ना, इस तरह की, या
तो ये जो है अंत में लगने वाले हैं। और ऑलवेज है, ऑफन है, समटाइम्स है, ये सब्जेक्ट के बाद में लगने वाली चीज़ें, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, ठीक है। इसलिए अब मैं आपको यहाँ जो है जो अंग्रेजी में आपको जो कुछ सेंटेंस मैं समझा दूँ आपको। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ कि मैं चाय पीता हूँ, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, मैं क्या करता हूँ, मैं चाय पीता हूँ। आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। आई हैव टी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आई हैव टी, मैं चाय पीता हूँ। आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूँ। तो एक ही बात है ये। अगर हम इसको नकारात्मक बनाना चाहें तो इसका नकारात्मक हो जाएगा, क्या होगा इसका, आई डू नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता हूँ, टेक टी, मैं चाय नहीं पीता हूँ। अगर मान लीजिए मैं प्रश्नवाचक बनाना चाहूँ तो डू आई, टेंस के अनुसार, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न जब बनाते हैं, सहायक क्रिया से प्रश्न बनाते हैं, तो आई के फॉर्म यू में चेंज हो जाते हैं और यू वाले आई में चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो तो नियमों की, वो तो जो है सहायक क्रिया से बनने वाले क्वेश्चनों की बात हुई ना। लेकिन ये टेंस को समझा रहा हूँ, इसलिए मैं डू आई टेक टी। भला कोई आदमी खुद से क्वेश्चन करेगा क्या मैं चाय पीता हूँ, ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको बनाने का एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। डू आई टेक टी, क्या मैं चाय पीता हूँ, तो ये इसका जो प्रश्नवाचक बन गया। अगर मैं अब यहाँ क्या मैं चाय पीता हूँ, डू आई टेक टी, क्या मैं चाय पीता हूँ, क्या मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो क्या करना है, डू आई नॉट, या तो आप ऐसे बना लो या फिर डोंट लिख दो, इसका संक्षिप्त कर दो, डोंट आई टेक, ऐसे कर दो, डोंट आई टेक टी, क्या मैं चाय नहीं पीता। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हो तो नोट को अंदर वाले हिस्से में लगा लो, डू आई नॉट टेक टी, तो ये आपका बन गया, 4 वाक्य बन गए एक के, ठीक है ना। तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हो। अगर मान लीजिए मैं यहाँ दूसरा समझा रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए मैं लिखूँ कि जैसे मैं लिखूँ कि मैं उसकी मदद करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं उसका साथ देता हूँ, या वह मेरा साथ देता है, जैसे भी मान लीजिए। या फिर लिखते हैं कि वह उसका हमेशा साथ देता है, तो ऐसे लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख लो कि वह, तो ही लिख दिया। साथ देना जिसको क्या बोलते हैं, स्पोर्ट कहते हैं, SUPPORT, स्पोर्ट। अब क्या करते हैं, अंत में टी आ गया तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप क्या करोगे, एस लगाओगे, तो ही स्पोर्ट्स हो गया। ही स्पोर्ट्स हर, वह उसका साथ देता है। कब देता है साथ, अब उसका साथ देता है हमेशा, रोजाना देता है, तो आप डेली शब्द, ये जो एडवर्ब है ये अंत में लगा दो। तो इसका क्या हुआ, ही स्पोर्ट्स हर डेली, वह रोजाना उसका साथ देता है। वह रोजाना उसका साथ नहीं देता है, तो ऐसे बनाना है, तो ही। अब उसके बाद क्या करोगे, डज लगाओगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज लगता है। अब मान लीजिए अब की बात है, तब तो आप डजंट कर दो। अगर आप हमेशा जीवन भर की बात कर रहे हो तो आप डज नॉट अलग अलग लिख दो। तो जोड़कर लिखने का अलग अर्थ होता है, और अलग अलग लिखोगे तो उसका अर्थ अलग होता है, ठीक है ना। तो अब की बात है, तो ही डजंट स्पोर्ट, SUPPORT, ही डजंट स्पोर्ट हर डेली, वह उसकी मदद रोजाना नहीं करता है, ठीक है ना। अगर आप इसको लिखना चाहते हो कि डज नॉट, तो आप पूरा भी लिख सकते हो, ही डज नॉट स्पोर्ट हर डेली। अब डज लग गया तो अब वर्ब के साथ में एस नहीं लगाना है आपको, ये नियम ध्यान रखना है। क्या वह उसका हमेशा रोजाना साथ देता है, तो ये लिखना है, तो डज को आप पहले लगा लो, डज पहले लगा करके DOES, डज बन जाता है। डज का मतलब हुआ क्या, ठीक है, डज ही, क्या वह है, ठीक है। डज ही स्पोर्ट, SUPPORT, डज ही स्पोर्ट हर डेली, DAILY, और अंत में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगना जरूरी है, ये इंट्रोगेटिव मार्क है। तो डज ही स्पोर्ट हर डेली, क्या वह उसका रोजाना साथ देता है। अब इसका एक सेंटेंस और बन जाए, क्या वह उसका रोजाना साथ नहीं देता है, तो आप ये भी लिख सकते हो, डजंट भी कर सकते हो, नोट को अंदर वाले हिस्से में न लिख करके यहाँ भी लिख सकते हो, जैसे डज लिख करके और इसके एन लिख करके और अपोस्ट्रोफी लगा करके टी लिख दो, डजंट ही, क्या वह नहीं, ये बन गया। तो डजंट ही स्पोर्ट, SUPPORT, स्पोर्ट हर डेली, और अंत में क्वेश्चन मार्क, डजंट ही स्पोर्ट हर डेली, क्या वह उसकी रोजाना साथ नहीं देता है। तो इस प्रकार के जो है एक सेंटेंस के आप 4 सेंटेंस बना सकते हो। इस प्रकार से आप अगर खूब मेहनत करोगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल सरल चीज़ें हैं। और सबसे पहले ग्रामर का जो है, जैसे कहते हैं ना जननी, सबसे बड़ी क्या चीज़ है, जननी होती है, यानी जननी का मतलब माता होती है। तो टेंस है वो अंग्रेजी सीखने का सबसे पहला सोपान होता है, यहीं से अंग्रेजी शुरू होती है। अगर आप टेंस सीख लोगे तो सारी चीज़ें आज कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया है। पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।